सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है बताइए हमारे सब्सक्राइबर रवि कुमार ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बरेली के पास के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। दरअसल ये घटना मेरे एक दोस्त विशाल की है, जो कि उसी गांव का था, और जिस समय ये घटना उसके साथ घटी ये घटना पूरे गांव में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी आई। दरअसल बात ये थी, उस गांव से नज़दीक जो एक सबसे करीब वाला शहर था, वहाँ पर एक बड़ी कंपनी का डिलीवरी वेयरहाउस था, जहाँ पर उस कंपनी का काफ़ी सारा सामान रखा रहता था। विशाल का काम अपने ट्रक से उस सामान को मेन सिटी में ले जाना था, और वो इस काम को 2.5 साल से कर रहा था। ये घटना साल 2019 के आसपास की है। उसकी कंपनी उसे ओवरटाइम करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी देती थी, जिस कारण वो अक्सर ही एक्स्ट्रा टाइम करता था, क्योंकि घर उसका वहाँ पर था नहीं और वो अपने ट्रक में ही रहा करता था, और हफ्ते या 10 दिन के बाद गांव में वापस आया करता था अपने घर में। इसीलिए अधिकतर समय उसका काम पे ही चला जाता था। उस रात भी करीब रात के 9:30 बजे जब उस वेयरहाउस को बंद करने का टाइम होने वाला था, उस टाइम पर उनके लिए एक इमरजेंसी काम आया। उसका ट्रक उसे पहले से ही लोडेड मिला, और इस बार उसके साथ उसकी मैनेजर, जो कि एक 40 साल के आसपास की लेडी थी, वो भी जाने वाली थी, क्योंकि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट साइन वर्क भी करवाना था। विशाल क्योंकि वहाँ का एक काफ़ी अच्छा वर्कर था और काफ़ी समय से वहाँ पर काम भी कर रहा था, तो सबसे उसकी अच्छी खासी बातचीत थी। इस वजह से उनकी मैनेजर को भी उसके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी। तो वे दोनों ही अपने ट्रक के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। रात का सफ़र था और तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव के बाद सुबह के लगभग 3 बजे के आसपास वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुँचना था। इसके बाद अगले 1 घंटे तक वे लोग अपना पेपर वर्क का काम वहाँ पर कर लेते हैं, और जो कुछ ज़रूरी काम होते हैं उन्हें भी निपटा लेते हैं। वैसे तो उन लोगों ने सोचा था कि सूरज निकलने के बाद ही वहाँ से वापस के लिए निकलेंगे, पर उसी टाइम पर विशाल को अपने घर से कॉल आता है। ये कॉल था उसके भाई का। दरअसल उसका उस दिन एक्सीडेंट हो गया था, और विशाल के सामने काफ़ी सारी परेशानियां एक के बाद एक करके आए जा रही थी। विशाल को वहाँ से जल्दी निकलना था। उसने अपनी मैनेजर को सारी बात बताई, तो सिचुएशन को समझते हुए वो भी उसी टाइम उसके साथ निकलने के लिए तैयार हो गई। अब क्योंकि ये नवंबर का महीना था, तो दिन तो वैसे भी लेट से निकलता था, और वो लगभग सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वहाँ से निकल रहे थे। रास्ता 3.5 घंटे के आसपास था रोड से, पर क्योंकि विशाल काफ़ी जल्दी में था, तो वो एक छोटे रास्ते को लेते हुए, जो कि थोड़ा कच्चा रास्ता भी था, वहाँ से निकलने का सोचता है। उसने ये बात अपनी मैनेजर से पूछी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें रास्ता पता है तो ले चलो। विशाल उस रास्ते से अपना ट्रक ले जाने लगा। उन लोगों को उस रास्ते पर उतरे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे, और उसके बाद वे दोनों ही देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई है, और वो सामने की तरफ देख रही थी, पर उनके देखते के साथ ही उसने अपना मुंह नीचे की तरफ कर लिया। पर वो लड़की खड़ी नहीं हुई, और ना ही उसने गाड़ी को रुकवाने के लिए कोई इशारा करा। विशाल उसे देखकर सच में पहले तो घबरा सा गया। ऐसा नहीं कि उसे कुछ भूत वूत जैसा लगा था, पर उसके मन में डर था डाकू जैसी चीज़ों का।
क्योंकि उस टाइम पर ऐसी घटनाएं उसने अक्सर सुनी थी कि ऐसे लोग बच्चों या फिर ऐसी लड़कियों का सहारा लेते हैं और उसके बाद आसपास से कई सारे गुंडे आप पर हमला कर देते हैं। पर जो उसकी मैनेजर थी वो दिल की काफ़ी साफ और थोड़ी भोली भाली किस्म की औरत थी। उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो उन्होंने बोला, हो सकता है कि ये अपना रास्ता भूल गई हो, मैं एक बार से पूछ लेती हूँ। उन्होंने पहले विंडो को नीचे करके उससे पूछने की कोशिश करी, पर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस कारण से अब वो ट्रक से नीचे उतर के उसके पास जाने का सोचने लगी। विशाल ऐसा नहीं चाहता था, पर वो उन्हें चाहते हुए भी नहीं रोक पाया और वो ट्रक से नीचे उतरी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। इस बीच विशाल आसपास देख रहा था कि कहीं कोई उन पर हमला तो नहीं करने वाला, पर उनके आसपास दूर दूर तक किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी। जब उसकी मैनेजर उस लड़की के पास गई और उससे जाकर बोलने लगी, तब भी वो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, मानो वो उसे सुन ही ना पा रही हो। तब उन दोनों ने मिलकर ये अंदाज़ा लगाया कि शायद वो लड़की बहरी थी। तब विशाल की मैनेजर ने उस लड़की के सामने हाथ से कुछ इशारे करने की कोशिश करी और उसे देखकर थोड़ी खुशी भी हुई कि उसके इशारे देखकर उस लड़की ने अपना मुंह उठाया और उसकी तरफ देखने लगी, जिससे कि उसे लगा कि शायद वो उसकी बात को अब समझ पा रही है। तब उसने उससे इशारों इशारों में कहने की कोशिश करी, क्या हो हमारे साथ ट्रक में, हम तुम्हें छोड़ देंगे जहाँ तुम जाना चाहती हो। वो लड़की एक पल को तो बस उसे देखती रही और फिर उसके बाद खड़ी हुई और ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। विशाल को पूरे टाइम काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, पर वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस लड़की की उम्र यही कोई 16-17 साल की लग रही थी देखने में। अपनी सीट से थोड़े पीछे की जगह में जहाँ पर एक सीट थी, वहाँ पर उन्होंने उस लड़की को बैठा दिया और उसके बाद वो भी खुद ट्रक के अंदर बैठ गई, जिसके बाद वे लोग गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की सोचने लगे। तब विशाल ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, पर वो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर उसने कुछ इशारों के साथ उससे पूछने की कोशिश करी तो उसने बस सामने अंधेरे की ओर इशारा करा, आगे की तरफ। विशाल ने आगे और कुछ नहीं पूछा और अपना ट्रक स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे जाके एक पॉइंट पर दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे और बात यह थी कि वो दोनों ही रास्ते एक छोटे थे और एक लंबे थे विशाल की मंजिल के लिए। विशाल के मन में फिर भी कुछ आया और उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा घर किस तरफ है? तब उस लड़की ने उस रास्ते की तरफ इशारा करा जो थोड़ा जंगल के बीच में से जाता था, पर वो छोटा रास्ता था विशाल के लिए भी। विशाल ने सिर्फ इसी वजह से उस रास्ते को चुन लिया, वरना वो पहले मेन रोड से होते हुए जाना चाहता था, जो कि थोड़ा सा लंबा रास्ता था कंपैरेटिवली। अब वे लोग इस रास्ते से बढ़ने लगे और इस बीच तक सुबह के यही कोई 5-5:30 बज रहे थे, पर अंधेरा अब भी पूरा था। और तब उन्होंने नोटिस करा कि अब तक माहौल में उतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, पर जब से वो उस रास्ते पर बढ़े थे उनके आसपास काफ़ी सारी धुंध सी आ चुकी थी और ये चीज़ देखने में थोड़ा डरावना सा माहौल बना रही थी। पर फिर भी वे लोग आगे बढ़े जा रहे थे। रोड खाली था तो विशाल भी ट्रक को अच्छी स्पीड में भगा रहा था। तब एकदम से उनको सामने की तरफ देखते हुए ब्रेक्स लगाने पड़े। तब विशाल ने देखा कि सामने की तरफ यही कोई 10-12 लोग खड़े थे जो कि आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे। पर सबसे डरावनी बात ये कि वो लोग ऐसा लग रहा था कि कहीं बस खोए हुए से थे। विशाल लगातार हॉर्न मारने लगा और वो ये भी सोच रहा था कि इतने सारे लोग आखिर इस समय पर कहाँ जा रहे हैं और ये कौन है। अब तक भी विशाल के मन में कुछ भी डरावना या ऐसा कुछ नहीं आया था। तब विशाल की मैनेजर जो कि साइड वाली सीट पर बैठी थी, वो अपनी विंडो को नीचे करके थोड़ा बाहर की तरफ देखने लगी और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई कि बस वो लोग उनके सामने नहीं बल्कि उनके दाएं बाएं और पीछे की तरफ भी थे और लगभग हर तरफ 10 से 20 लोग थे उनके। और जब उसने ध्यान से उनमें से एक का चेहरा देखा और धीरे धीरे हर एक का चेहरा देखा, वो बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि उसने देखा कि उनकी आंखें सफ़ेद थी और उनके मुंह भी बिल्कुल ऐसे लग रहे थे
जिनमें जान नहीं थी। वो इस बात को देखते ही समझ चुकी थी कि वो लोग जिंदा इंसान नहीं हैं, बल्कि शायद आत्माएं हैं जिनका उनसे सामना हो रहा है। उसने काफी तेजी से खिड़की को बंद करा और हांफते हुए विशाल की तरफ देखने लगी, लेकिन विशाल अब तक इस बात से अनजान था। उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ और आप इस तरह क्यों देख रही हो। तब उसने कुछ भी नहीं बोला और बस आगे की तरफ देखने लगी। तब डर के मारे थोड़ा कांपती सी हुई उसने बोला, ट्रक को पीछे की तरफ लो, शायद तब यहाँ से निकल सकते हैं। उसने फिर कुछ सोच के पीछे उस लड़की की तरफ देखकर बोलना चाहा कि क्या तुम्हें पता है यहाँ से कैसे निकलना है, पर इससे पहले कि वो पीछे देख भी पाती, उस लड़की की बेहद डरावनी हंसी माहौल में गूंज उठी। विशाल और उसने एक साथ पीछे की तरफ देखा और उनकी गिग्गी बंद गई, क्योंकि वो लड़की, उसकी आंखें भी अब सफ़ेद हो चुकी थी और वो बिल्कुल भयानक हंसी हंस रही थी, जिससे उन्हें समझ आ चुका था कि वो भी कोई इंसान तो शायद नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, उसकी हंसी को सुनकर आसपास वो जितने भी मुर्दा लोग घूम रहे थे, वे सभी अब उनके ट्रक की तरफ आने लगे और ये देखकर उन दोनों को बेहद ज़्यादा डर लगने लगा। कुछ ही देर में वे सभी लोग आसपास से उस ट्रक को घेर चुके थे और उस ट्रक के दरवाजे, खिड़कियों को जोर जोर से पीटने लगे थे। वो लड़की इधर अंदर बैठकर काफ़ी तेज हंसे जा रही थी और बस उनको घूरे जा रही थी। विशाल और उसके मैनेजर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तब उनकी आंखों के सामने ही वो लड़की एकदम से ही ऐसा होने लगा कि वो धुंधली सी होती गई और कुछ ही सेकंड के बाद वो लड़की उनकी आंखों के सामने से बंद दरवाजे में से ही आर पार होकर बाहर की तरफ चली गई। और इसके बाद मानो एकदम से उनके आसपास रोशनी सी हुई, और जब वो रोशनी कम हुई तब उनके आसपास की धुंध थोड़ी कम हो चुकी थी और उनके आसपास में अब कोई भी नहीं था। उन्होंने बस यही अंदाज़ा लगाया कि जो कुछ भी था, वो जितनी भी आत्माएं वहाँ पर आई थी, शायद बस उस लड़की के लिए। वे विशाल अब बिना कहीं रुके सीधा अपने वेयरहाउस में गया और उसके बाद सीधा अपने गांव। विशाल को उस घटना के बाद काफ़ी तेज़ बुखार रहा और अगले एक हफ्ते तक वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। जब उसने अपने दोस्तों को एक घटना बताई तो उसके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए और तब उसे किसी से उस जगह के बारे में एक बात पता चली कि उसी रास्ते के आसपास में कहीं पर एक बार एक परिवार को किसी बड़ी साजिश के तहत जान से मार डाला गया था और उनकी लाश को वहीं पर छोड़ दिया गया था। केस कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की वजह से दबा दिया गया था और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था। विशाल को कुछ कंफर्म तो नहीं था, पर उसने बस इस बात का अंदाज़ा लगाया कि शायद जिन आत्माओं से उसका पाला हुआ, वो हो सकता है कि उन्हीं लोगों की आत्माएं हों जिनकी वहाँ पर मौत हुई थी। अब बढ़ते हैं आज की अगली घटना की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारी सब्सक्राइबर निशा सिंह ने। आइए उनकी घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। ये घटना आज से कुछ साल पहले मेरे भाई के साथ घटी थी। ये 2015 के आसपास की बात है। मेरा भाई अहमदाबाद की एक कंपनी में काम करता था। हम लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते हैं। मेरा भाई वहाँ पर अकेले ही रहकर काम किया करता था। वहाँ पर उसने एक रूम रेंट पर ले रखा था जिसमें वो रहता था और हर महीने या फिर 2 महीनों के बाद वो वापस घर आया करता था। क्योंकि वो वहाँ पर अकेला रहता था तो उसे वहाँ पर कुछ बोलने वाला कोई नहीं था। यही कारण था कि कुछ टाइम के बाद मेरे भाई को ड्रिंक करने की गंदी आदत लग गई। वो अक्सर ही ड्रिंक करके रात में अपने घर आता था काम करने के बाद। ऐसी ही एक शाम की बात है। उसे वहाँ से निकलते निकलते लगभग रात के 10 बज चुके थे। अब जहाँ पर उसकी कंपनी थी वो उसके घर से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहाँ पर वो बस से आया जाया करता था। सुबह के टाइम तो बस दबादब चलती। सुबह के टाइम तो कई बस उसे मिल जाती थी वहाँ से आने के लिए, बट रात के समय भी उसे बस मिलती तो थी पर काफ़ी कम बसें चलती थी रात के समय।
जो लास्ट बस थी वो रात में करीब 10:15 बजे के आसपास चली जाती थी। और मेरा भाई जब उसने टाइम देखा कि 10:05 तो वहीं हो चुके हैं, तो वो जल्दी ही वहाँ से निकला और भागते हुए वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल इसे बस स्टॉप ना ही बोले तो सही रहेगा, ये एक चौराहा सा था जो कि ज़्यादातर रात के समय तक सुनसान हो जाता था, और वहीं पर रात की वो आखिरी बस आकर रुकती थी और जो कुछ लोग कंपनी वाले होते थे उन्हें अपने साथ ले जाती थी। पर क्योंकि मेरा भाई आज काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए उसे अपने अलावा वहाँ पर कोई नहीं दिखा, और वो जब बस स्टॉप पर पहुँचा तो ऑलरेडी रात के 10:30 बज चुके थे। उसने अपने फ़ोन में जब टाइम देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान सा हो गया, क्योंकि उसे पता था कि रात की आखिरी बस शायद अब जा चुकी होगी। वो अब सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ से टैक्सी को बुक करवाऊँ और उसके बाद घर जाऊँ तो उसमें मेरे काफ़ी पैसे लग जाएंगे। और वो भी वहाँ पर खड़ा होकर यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर से एक बस आती दिखाई दी। उसके मन में बस यही आया कि हो सकता है कि जैसे आज वो लेट हो गया, आज बस भी थोड़ी देरी से चल रही हो, या फिर ये बस उसकी किस्मत की बात हो कि उसे बस मिल चुकी है। वो बस सीधा आकर उसके सामने रुक गई, और जैसे ही बस रुकी वो बस के अंदर चढ़ गया। पर बस के अंदर चढ़ते के साथ ही उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो हैरान हुआ। बात ये थी कि रात के इस वक्त भी बस पूरी तरीके से भरी हुई थी। पर सबसे अजीब बात ये भी थी कि जितने भी लोग बस में बैठे थे वो सभी के सभी बिल्कुल शांत थे, और कोई भी कहीं और नहीं देख रहा था सिवाय अपने सामने के। पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खाली सीट को देखने लगा, पर उसे कोई भी सीट खाली नहीं दिख रही थी। इसी बीच उसकी नज़र एक आदमी पर भी गई जो कि उसे काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा था, और पूरी बस में बस वही एक आदमी था जो कि इतना ज़्यादा हिल भी रहा था और बार बार इधर उधर देख रहा था। थोड़ा पीछे जाने के बाद एक सीट मेरे भाई को खाली दिखाई दी और वो उस पर जाकर बैठने लगा। वो जाकर उस सीट पर बैठ गया, और तब उसकी नज़र फिर से उसी आदमी पर गई जो कि उसे पहले से घूर रहा था। उसने देखा कि वो अब भी उसे घूर रहा है और इस तरीके से देख रहा है जैसे कि उसने उसका कुछ बिगाड़ दिया हो। तब थोड़ी देर ही हुई थी कि वो आदमी उठकर आया और मेरे भाई के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से उसे देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद उस आदमी ने पता नहीं क्यों एकदम से ही मेरे भाई को एक ज़ोरदार चाटा मारा। उसके बाद उसने उसे कॉलर से पकड़ा और मेरा भाई भी गुस्से से उसे मारने को हुआ और उसने भी उसे पकड़ना चाहा, पर उस आदमी की पकड़ काफ़ी तगड़ी थी और उसने उसे अच्छे से पकड़ लिया था, और मेरा भाई अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था। वो अपने आसपास के पैसेंजर से बोलने की कोशिश कर रहा था, उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, पर उसने देखा कि कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा है, मानो वो सब लोग वहाँ पर है ही नहीं, या वो लोग उन्हें देख भी नहीं पा रहे हों। तब वो आदमी ज़बरदस्ती मेरे भाई को घसीटता हुआ बस के दरवाजे के पास लेकर आया। वहाँ तक आने के बाद मेरा भाई बस के ड्राइवर से ही बोलने लगा कि मेरी मदद करो, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। पर बस का ड्राइवर भी बस कहीं खोया हुआ था और एक मध्यम स्पीड में बस को आगे चलाया जा रहा था। तब वो आदमी एकदम काफ़ी तेज़ी से चिल्लाया, बस रोक। थोड़े आगे जाने के बाद वो बस रुक गई, और जैसे ही बस रुकी उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और मेरे भाई को बाहर की तरफ धक्का देते हुए खुद भी बाहर की तरफ आ गया। जैसे ही वो बस से बाहर निकले, बस के दरवाजे बंद हुए और बस आगे की तरफ जाने लगी। अभी वो अपने घर के रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच ही थे, ना वो घर के पास थे और ना ही ज़्यादा दूर। अब जैसे ही वो बस चली गई, उस आदमी के हाव भाव बिल्कुल बदलते गए और वो देखकर ऐसा लगने लगा कि कितना ज़्यादा डरा हुआ सा हो। उसने बोला कि बस मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे नहीं लगा था कि आज मैं ज़िंदा ही बच पाऊँगा। तब मेरे भाई ने बोला कि तुम क्या पागल वाली बात कर रहे हो और तुम क्या करा तुमने ये। तब उस आदमी ने बोला, हम जिस बस में थे वो बस भूतिया बस थी। ये बात सुनते ही मेरे भाई को एक ज़ोरदार झटका लगा। तब उसने और बोलना शुरू करा, मैं भी आज लेट हो गया था और एक जगह पर आकर मुझे जब वो बस दिखी तो मैं उसमें चढ़ गया। हालांकि जैसे ही मैं बस के अंदर चढ़ा मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सभी लोग
बस बिल्कुल शांत से लग रहे थे और कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा था, बिल्कुल खामोश। थोड़ी देर तक बस में बैठने के बाद मेरी नज़र एकदम से उन लोगों के पैरों पर गई और मैंने देखा उनमें से किसी के पैर ही नहीं थे। ये चीज़ देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। और तब एक जगह पर आकर बस रुकी और तुम बस के अंदर चढ़ गए। बस तभी मुझे उम्मीद सी लगी कि मुझे अपने आप को और तुम्हें इस बस से बाहर निकालना ही होगा, हम यहाँ नहीं मर सकते। जिसके बाद मैंने अपने अंदर बची हुई जितनी हिम्मत थी उसे इकट्ठा करा और सीधा वो करा जो हमने देखा। तब मेरे भाई को भी एकदम से रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जब वो सीट पर बैठा था तो एकदम से उसका पाँव साइड की तरफ गया था। उसने जब देखा तो नीचे वहाँ पर कोई पैर नहीं थे, पर उसने कुछ सोच के इस बात को इग्नोर कर दिया और उसे भी बस के अंदर चढ़ने के साथ ही वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था सिवाय उस आदमी के। और तभी उन्होंने देखा कि वो बस थोड़ा सा आगे जाने के बाद उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो गई, जिसके बाद उन दोनों की हालत ख़राब हो गई। अब वो सोचने लगे कि घर कैसे जाया जाए। तब उन दोनों ने फैसला करा कि वो दोनों आधे आधे पैसे देकर एक टैक्सी में जाएंगे। जब वो टैक्सी वहाँ पर आई तो वो लोग उसमें बैठ गए और उसके बाद टैक्सी चलने लगी। वे लोग बात कर ही रहे थे और टैक्सी के ड्राइवर ने अपने फ़ोन पर न्यूज़ चला रखी थी और उसका स्पीकर कार के स्पीकर से कनेक्ट कर रखा था। तब उसमें एक न्यूज़ पढ़ी गई, आज शाम को एक जाने वाली सवारी बस एक नदी में गिर गई, जिसके बाद उसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। यहाँ सबसे डरावनी बात यही थी, जिस जगह पर मेरा भाई उस बस में बैठा था वो उस नदी से बस 400 मीटर की ही दूरी पर थी और जिस जगह पर वो आदमी उस बस में चढ़ा था वो उस नदी से थोड़ा पीछे का एरिया था। ये बात सुनते के साथ ही उन दोनों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें यही लगने लगा कि शायद ये उसी बस के लोग थे जो कि शायद अब भटक रहे हैं। इंसिडेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर चुपाकाब्रा है क्या। दरअसल ये एक अमेरिकन अर्बन लेजेंड का एक क्रिप्टाइड क्रिएचर है। अब जिन लोगों को क्रिप्टाइड्स के बारे में नहीं पता, ये कुछ ऐसे खास तरह के जानवर या फिर अननोन बीइंग्स होते हैं जिनको आज तक हमारे साइंस ने एक्सेप्ट नहीं करा है और ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी और अलग किस्म के होते हैं। बात करूँ चुपाकाब्रा की, तो जिन लोगों ने इसे देखा उनका कहना है कि इसकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है और इसके शरीर पर बाल काफ़ी कम होते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इसके दांत आगे वाले बहुत ही नुकीले होते हैं और ये दिखने में काफ़ी भयानक दिखता है। सबसे पहले चुपाकाब्रा देखने की घटनाएं साल 1995 में पोर्टो रिको में हुई थी और इसके बाद धीरे धीरे मैक्सिको, अमेरिका और उसके बाद तो रशिया, यूरोप और ऐसे कई देशों में इसको देखे जाने की खबर सामने आई। एक और बात जो इसके बारे में प्रचलित है वो ये कि ये पालतू जानवरों या फिर किसी भी तरह के जानवरों को और ख़ास तौर पर बकरियों को जान से मार देता है और उनका खून पी जाता है। लोगों की माने तो जिनका ये खून पीते हैं उनके शरीर पर कुछ खास तरह के निशान छोड़ जाते हैं जो कि माना जाता है कि उनके दांतों के हैं। जिस टाइम पर इसकी घटनाएं शुरू हुई थी उस समय पर ये लोगों के बीच में एक काफ़ी बड़ा विषय बन चुका था और लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। ठीक उसी तरह जिस तरह आज से कुछ समय पहले दिल्ली में मंकी मैन का आतंक मचा था और उसके बाद चोटी काटने वाली चुड़ैल का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं घटना की तरफ जो कि एक यूज़र ने इंटरनेट पर पोस्ट करी है। आइए अब स्टोरी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। उस समय पर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री पर काम करना था जिसके लिए मैं न्यू मैक्सिको जा रहा था। वहाँ पर मैंने ऑनलाइन कई सारे होटल्स को चेक करा जहाँ पर मैं रुक सकता था, बट जो होटल मुझे मिला था वो मेन रोड से काफ़ी अलग था, जिस कारण मैंने वहाँ पर रूम लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि रास्ते में जाते जाते मैं किसी ऑन रोड पड़ने वाले होटल को ही बुक कर लूँगा। एक बार जब मैं टाउन में आ गया उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लिया और आसपास के घरों को देखने लगा।
घरों को देखते टाइम मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी वो ये कि वहाँ पर सभी घरों के दरवाज़ों पर एक खास तरह का सिंबल बना हुआ था। वो सिंबल मैं भी नहीं पहचानता था, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो किस तरह का था। पर वो सिंबल सभी घरों के दरवाज़ों पर हरे कलर से बना हुआ था। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सी चीज़ तो आई, बट मैंने इसको इग्नोर करा और आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे ऑन रोड ही एक होटल मिल गया और मैंने वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाई और अंदर जाकर चेकिंग करने लगा। मुझे वहाँ पर रूम भी आसानी से मिल गया। चेकिंग के दौरान मैं फ्रंट डेस्क पर बैठी उस लेडी से बातचीत करने लगा और उसी दौरान मेरे मुंह से वो दरवाज़ों पर निशान वाली बात भी निकल ही गई। जब मैंने उस लड़की से उस निशान के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये वहाँ का एक लोकल ट्रेडिशन है और पता नहीं क्यों वो इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलने से बच रही थी। ऐसा मुझे उसके बिहेवियर से लगा और उसके बाद हमने इस टॉपिक को बंद करा और मैं अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। उस रात क्योंकि मैं ट्रैवल करके थक गया था तो सो ही गया और अगली सुबह अपनी डॉक्यूमेंट्री के काम से मैं डेजर्ट की तरफ चला गया। अब मैं एक कच्ची सड़क पर आ चुका था और धीरे धीरे कम स्पीड में ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। लगभग आधा मील आगे जाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए ज़्यादा समय ना बीता हो। मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को एक गायों के झुंड के कारण सड़क पर रुकना पड़ा था, तो मुझे इस बारे में सोचकर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई कि किसी शराबी ने नशे की हालत में ऐसे ही किसी गायों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी होगी। बट फिर भी वो बॉडी थोड़ी अजीब सी लग रही थी। बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना ही सही समझा। मैं तो वहाँ साइड से निकल गया, बट मेरे ठीक पीछे एक छोटा ट्रक आ रहा था जो कि उसकी बॉडी के ऊपर से ऐसे निकल गया मानो उसने उसे देखा ही ना हो। और वो चीज़ मैंने अपने मिरर में देखी जिसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, बट मैं चलता रहा। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और जल्दी अपनी लोकेशन ढूंढकर मैं अपना काम करने लगा। मैं लगभग वहाँ पर 15 घंटे रहा हूँगा, यानी कि इस बात का अंदाज़ा आप लगा चुके होंगे कि मेरे वापस लौटने तक अंधेरा हो चुका था और अंधेरा ही नहीं काफ़ी काली रात हो चुकी थी। मैं अब दोबारा उसी सुनसान रोड से आगे की तरफ बढ़ रहा था। उस रात पता नहीं क्यों अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। दोपहर तक तो मौसम बिल्कुल साफ था, बट अब इस वक्त काले बादलों ने आसमान को पूरी तरीके से घेर लिया था और आसमान में ना तो चांद दिख रहा था और ना ही किसी भी तरह के तारे, यानी रोड पर बस मेरी गाड़ी के हेडलाइट की ही रोशनी पड़ रही थी। इसके अलावा रोड के साइड में जो मैं अजीब सी चीज़ देख रहा था वो शायद कुछ जानवर थे जो कि रोड के साइड में पता नहीं क्यों बैठे हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर गाय और कुछ और छोटे मोटे जानवर थे। पर पता नहीं क्यों वहाँ से निकलते वक्त मेरे मन में अजीब सी फीलिंग आने लगी, जिस कारण मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को लगभग 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर कर लिया। मेरी कार तेज़ी से उस रोड पर आगे बढ़ रही थी और तब मैंने उस चीज़ को रोड पर एकदम से ही आते हुए देखा। मुझे वो पीछे से नहीं दिख रहा था, बल्कि एक पॉइंट पर आने के बाद अचानक से ही रोड के बीचों बीच मैंने वो लंबी सी चीज़ देखी, जो कि पहले तो देखने में एक बड़ी सी गाय लग रहा था, बट गाय तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उसकी हाइट मेरे ख्याल से 9 या 10 फीट की रही होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी और मैंने नहीं सुना था कि इतनी ऊंची भी गाय होती है या नहीं। मैंने तेज़ी से अपनी गाड़ी के ब्रेक्स मारे और अपनी गाड़ी को रोक लिया और मैं सोच रहा था कि मुझे वहाँ से कैसे निकलना है। और सही बड़ा सवाल जो मेरे मन में था कि वो चीज़ आखिर थी क्या जो कि मेरे सामने थी। मैं अपने आधे मन से भले मान भी लेता कि वो गाय थी, बट मेरे को अंदर से लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ और था जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मेरी हार्ट बीट तो खैर उसी वक्त से तेज़ हो गई थी जब मैंने रोड के साइड में तरह तरह के जानवर बैठे हुए पाए थे। थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी को उसके साइड में से निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली और गाड़ी को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाने लगा, पर जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था उसको देखकर मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने उतनी बड़ी गाय या फिर वो जो भी कुछ था ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था
और जब मैंने उसे थोड़ा और करीब से देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसकी टांगें किसी गाय जैसी तो नहीं थी, बल्कि काफ़ी पतली पतली थी, जो कि काफ़ी ऊंची थी। अब धीरे धीरे मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था और मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। और जितना मैं उस पॉइंट से देख पा रहा था वो ये कि पहला, वो जो भी चीज़ थी भले वो पीछे से गाय लग रही थी, पर उसका आगे का हिस्सा गाय का बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी चीज़ जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो ये कि वो अपनी पतली सी गर्दन को पीछे घुमाए सीधा मेरी आंखों में झांक रही थी। मैं बस उसकी आंखों को चमकते हुए देख पा रहा था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपनी गाड़ी को इतनी तेज से रिवर्स गियर में डाला और पीछे लिया, और उसके बाद वापस से मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। अगली चीज़ जो मुझे याद है वो ये कि वो चीज़ काफ़ी तेज़ी से भागते भागते मेरा पीछा करने लगी, और थोड़ी सी देर में मैंने पाया कि वो मेरी गाड़ी के छत के ऊपर चढ़ गई थी, और मेरी गाड़ी में उसने अपने नाखून भी मार दिए थे, जिनमें से एक नाखून मेरी गाड़ी की छत को फाड़ते हुए नीचे की तरफ आ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने गाड़ी की स्पीड को तेज़ी से बढ़ाया और उसके बाद एकदम से ही ब्रेक्स लगा दिए, जिससे वो जो चीज़ थी वो आगे की तरफ को गिरी और उससे मेरी गाड़ी की विंडशील्ड भी टूट गई। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी को वापस सही रास्ते पर घुमाया, जिससे मैं अपने होटल पहुंच सकूं, और अपनी स्पीड को मैंने एक बार फिर से काफ़ी तेज़ कर लिया। गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हुए मैं मिरर की सहायता से पीछे देख रहा था, और जो मैं देख रहा था वो मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि पीछे से मुझे बस तेज़ तेज़ गुर्राने की आवाज़ आ रही थी और मेरे सामने बस मुझे अंधेरा दिख रहा था, क्योंकि उस चीज़ ने मेरी 2 में से 1 हेडलाइट फोड़ दी थी, इसलिए अब उजाला और भी कम था। मुझे पीछे वो दिख नहीं पा रहा था अंधेरे के कारण, पर मैं उसके गुर्राने की आवाज़ से ये अंदाज़ा लगा पा रहा था कि वो मेरे ज़्यादा पीछे नहीं था। मैंने अपनी गाड़ी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा दिया था, और तब भी वो चीज़ मेरे बिल्कुल पीछे आ रही थी और तेज़ी से गुर्रा रही थी। और तभी किसी चीज़ ने मेरी गाड़ी के साइड वाले दरवाजे को तेज़ी से खींचा, जिससे मेरी विंडो भी टूट गई। इस घटना की वजह से गाड़ी तेज़ी से डिस्बैलेंस हुई और इधर उधर हिलने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल किया और उसके बाद एक बार फिर से अपनी स्पीड को और तेज़ करा। मुझे इतना पता था वो जो भी चीज़ थी बहुत तेज़ थी और बिल्कुल मेरे पीछे थी, पर मैं एक गलती कर चुका था। मैं एक गलत रास्ते में अपनी गाड़ी को मोड़ चुका था और अब जल्दी मेरे सामने स्टॉप का सिंबल आ गया था, और मैंने अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से घुमाते हुए रोक लिया, और वो जो भी चीज़ थी वो एकदम से ही मेरे सामने आ गई। पता नहीं कैसे मेरे अंदर उतनी हिम्मत आ गई कि मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उसके साइड में से निकालते हुए आगे की ओर फिर से बढ़ा दिया। वो चीज़ अब भी लगातार पीछे से गुर्राए जा रही थी। अब तो मैंने न जाने अपनी गाड़ी की स्पीड को कितना तेज़ कर लिया, लगभग 90 से भी ऊपर, और उसके बाद मैं लगभग 10 मिनट तक चलता रहा, और पीछे से अब मुझे लगने लगा कि वो मेरे से कुछ दूर जा चुका था। और तब मैंने अपने आगे की तरफ एक चौराहे के पास एक पुलिस कार देखी। शायद उसमें जो पुलिस वाला बैठा था वो मेरी गाड़ी के तेज़ स्पीड को देखकर मुझे रोकना चाहता था, बट मैं उस वक्त गाड़ी रोकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, और मैंने अपनी गाड़ी सीधा वहाँ से तेज़ी से निकाल ली। इसके बाद मैं मिरर की सहायता से उस पुलिस की वैन को देखता रहा, और मेरे रोंगटे तो उस वक्त खड़े हो गए जब मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद एकदम से एक तेज़ से झटके के बाद वो गाड़ी जो कि पुलिस की थी एकदम से ही उल्टी होकर पड़ी थी, क्योंकि उसकी लाइट्स अब नीचे की तरफ दिख रही थी मुझे। मैं समझ चुका था कि उस पुलिस वाले के साथ कोई अनहोनी हो चुकी थी। मैं डर के मारे अब भी नहीं रुका और आगे बढ़ता गया, और अब मैंने अपनी गाड़ी को सीधा अपने होटल के ही पास लाके रोका। मैंने अपनी गाड़ी को भी पार्किंग में उस जगह पर लगाया जहाँ पर मैं अपने रूम से अपनी कार को देख सकूँ। अपने रूम में जाने के बाद मैं विंडो से लगातार अपनी गाड़ी को देख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो चीज़ शायद मेरा पीछा करते हुए मेरे साथ आ जाएगी। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ अभी अभी ये क्या हुआ है। मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च करने की कोशिश करी जिसने मुझ पर अभी अभी अटैक करा था, और जो चीज़ मैंने सबसे नज़दीक पाई वो थी चुपाकाब्रा।
मुझे ये भी पता चला कि वहाँ के लोकल लोग उस चीज़ की पूजा करते हैं। पर एक चीज़ जो कि अजीब थी वो ये कि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। मुझे नहीं पता कि मेरा सामना आखिर किस चीज़ से हुआ। अगर आप में से किसी को इस बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले इंसिडेंट की तरफ। ये बात साल 1999 की है। उस समय पर मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ एक घर में शिफ्ट हुई थी। वहाँ पर हम भले ही ज़्यादा समय तक ना रुके हों, बट उस घर में हमारे साथ जो चीज़ें हुईं उन्हें मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी। उस टाइम पर मेरे बच्चों की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। मेरे बड़े बेटे की उम्र थी 6 साल और छोटे वाले की 3 साल। वो जो हमें घर मिला था एक्चुअली में वो एक बड़ा सा फार्म हाउस था, जहाँ पर पास ही में एक फार्म भी था जो कि काफ़ी समय पहले शायद बंद हो चुका था। मे बी उसका कंस्ट्रक्शन 1950s या 60s के आसपास का था। वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसका एक पार्ट हमने खरीदा था। उसमें काफ़ी तरह तरह की पुरानी बिल्डिंग्स और भी थी और कई सारे कुएं जो कि शायद वही लोग यूज़ करा करते होंगे। उस जगह को देखते के साथ ही हम लोगों ने पसंद कर लिया। स्टार्टिंग में कुछ अजीब हुआ भी नहीं और हम लोग काफ़ी खुशी खुशी वहाँ पर रह रहे थे। बस एक चीज़ जो कि मुझे वहाँ पर फील होती थी वो ये कि बीच बीच में मुझे अपने घर के काम करते वक्त ऐसा लगता था मानो कोई मुझे देख रहा हो। कभी कभी रात के बाद बाकी की प्रॉपर्टी से अजीब सी आवाज़ें भी आती थी, बट हम लोग जानवरों की आवाज़ समझ के उन आवाज़ों को इग्नोर कर देते थे। तो ये बात कुछ समय बाद की है जब मैं और मेरे एक्स हस्बैंड वहाँ पर गार्डन में बैठे हुए थे और अपने बच्चों को दूर से खेलते हुए देख रहे थे। उस टाइम पर मेरी नज़र अपने सामने वाले प्लॉट के कुएं के पास गई, जो कि देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि उसके पास में बाकी जितने भी कुएं थे उनका स्ट्रक्चर्स उस वाले से कुछ अलग सा था। इसीलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं उसके पास जाकर उसे देखूं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वहाँ पर गए और हम वहाँ पर देखने लगे। उस टाइम पर हम उस कुएं के अंदर भी झांकने लगे और तब एकदम से ही मेरे हस्बैंड ने कहा, शायद मुझे कुछ दिखा। इसके बाद वो ध्यान से एक रस्सी लेकर आए और बाहर एक पत्थर से बांधकर वो उस रस्सी के सहारे थोड़ा नीचे गए और उसके बाद जब वो ऊपर आए तो एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड लेकर आए थे, जो कि देखने में उस टाइम पर पता नहीं क्यों हमें बस एक फनी सा हैलोवीन बोर्ड लग रहा था, बट वो क्या चीज़ थी हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं था। हमने सोचा कुछ समय बाद क्योंकि हैलोवीन आ ही जाएगा तो क्यों ना हम उसको भी अपनी डेकोरेशंस में यूज़ कर लें, और इसी कारण हमने उसको निकाल लिया और अपने स्टोर रूम के पास जाकर रख दिया। और इसी के बाद से सारी घटनाएं एकदम से शुरू हुई। बीच बीच में मैं देखती कि मेरा जो बड़ा बेटा था जिसकी उम्र 6 साल थी वो अपने भाई के साथ अब ज़्यादा नहीं खेलता था। वो कई बार अपने कमरे में अकेले ही बैठा रहता और मानो खुद से ही बातें किया करता। स्टार्टिंग में तो थोड़े टाइम तक मैंने इस चीज़ को इग्नोर करा, बट जब मुझे ये बात अजीब लगने लगी तो मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम क्या करते रहते हो और तुम किससे बात करते हो। तो उसने मुझे एक छोटा सा जवाब दिया अपने दोस्त से। मैंने कहा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा दोस्त कैसा है? उसने बस मुझसे एक छोटा सा वर्ड नाइस बोला। मैंने उससे और पूछा कि आखिर वो दिखता कैसा है और कहाँ पर है। तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं भी थोड़ा चौंक गई। उसने बोला उसका सिर नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर तो आ ही गया था और मैंने उसके बाद उसे दोबारा कभी भी अकेले छोड़ना सही नहीं समझा और मैं उसे हमेशा अपने भाई के पास ही रखती, अपने पास रखती। धीरे धीरे मुझे लगने भी लगा था कि शायद अब ये बात बदल चुकी है और वो उस चीज़ को भूल चुका है, क्योंकि वो दोबारा से अपने भाई के साथ पहले ऐसे ही खेलने लगा था। बट लगभग 1 हफ्ते बाद एक अजीब घटना हुई। रात में मैं सो रही थी कि अचानक से ही मेरा वो बेटा मेरे पास आया और उसने मुझे रोते हुए उठा दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया है, और जब मैं उसे वापस उसके रूम में लेकर गई और उसके बेड पर लिटाकर जब मैंने उसे दोबारा सुलाया तो वो कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला नहीं रहना। मैंने उसे उसकी फेवरेट लोरी भी सुनाई, बट वो अब भी सो नहीं रहा था। काफ़ी देर तक जब मैंने उसे यकीन दिलाया
कि वो बस एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। तब जाकर मैं उसे सुला पाई और अगले 1 हफ्ते तक ये चीज़ ऐसे ही चलती रही। वो रात में अकेले सो ही नहीं पाता था। इसी हफ्ते के दौरान मैंने अपने बच्चों के साथ घर में ही लुका छुपी खेलना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं अपने हॉलवे में खड़ी होकर 10 तक की गिनती कर रही थी और उस टाइम पर मुझे कपबोर्ड की साइड से कुछ आवाज़ें आई और उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, बस 2-3 फीट। तो मुझे लगा कि शायद मेरा बड़ा बेटा वहीं पर छुपने के लिए गया हुआ है और मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी काउंटिंग पूरी करी और उसके बाद मैं उन्हें ढूंढने लगी। जब मैं किचन की साइड आई और मैंने उस कपबोर्ड को देखा तो पाया कि उसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे मुझे यकीन सा हो गया था कि शायद वो वहीं पर बैठकर छुपा हुआ है। मैं वहाँ पर गई और जब मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई क्योंकि मुझे पक्का लगा था कि वो वहीं पर है और उसके बाद मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाई थी। और जब मैंने उसे ढूंढा तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो उस रूम में था जो कि मेरी साइड पर था, यानी कि जिस साइड से मुझे आवाज़ आ रही थी उस साइड पर तो कोई था ही नहीं। उसी दिन रात के समय एकदम से ही मुझे मेरे बेटे के चीखने की आवाज़ आई और मैं भागते हुए उसके रूम में गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम बुरा सपना आया? तो उसने बोला नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने वहीं पर अपने रूम के अलमारी के पास इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर नीचे की साइड एक छोटी सी अलमीरा टाइप की बनी हुई थी, जिसमें एक छोटा सा डोर लगा हुआ था जो कि उस समय पर थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने वहाँ पर इशारा करते हुए कहा, मेरा वो दोस्त मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा। मैंने उससे पूछा कि अपने दोस्त से पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब उसने जो चीज़ कही उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने जवाब दिया कि उसका दोस्त कुछ ढूंढ रहा है। मैंने पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या ढूंढ रहा है? उसने बताया कि वो अपना सिर ढूंढ रहा है। ये बात सुनते के साथ ही मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी, पर मैं उस टाइम पर इमोशनल सी भी हो गई थी और मैंने गुस्से में कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरे बच्चे को प्लीज़ तुम अकेला छोड़ दो। मेरा बच्चा किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे उस टाइम पर यकीन हो गया था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने अपने बेटे से पूछा तो उसने उस लड़के का नाम जॉर्ज बताया जो कि वहाँ पर था। उसकी बातें सुनकर मुझे डर सा लगने लगा था और जब मैं उस अनजानी चीज़ से बात कर रही थी उस समय पर मेरा बेटा मुझे देखकर हंस रहा था, ये बोलते हुए कि वो आपको देखकर हंस रहा है, ये बोलता हुआ कि वो आपको देखकर अजीब से इशारे कर रहा है। मुझे लगा था कि शायद मेरे बेटे को अब और कोई दिक्कत नहीं होगी, बट उसे अब बार बार ऐसा ही लगने लगा था और वो हर रात ऐसे ही चिल्लाने लगा था। 2 दिन बाद एक बार फिर से जब वो चिल्लाया तो उसने बताया कि जॉर्ज अब गुस्से में है और वो मुझे परेशान करता जा रहा है। इसी वजह से अब मैंने डिसाइड करा कि अब हम सभी लोग एक ही रूम में सोएंगे, जिससे मुझे लगा कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और कुछ टाइम तक ऐसा हुआ भी। अगले कुछ महीने हमारे उस घर में ठीक से बीते, बट उसके बाद जब हमारे आखिरी के कुछ दिन की बात आई थी उस समय पर मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जिसे जानने के बाद मैं हैरान रह गई। मैं अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी। मैं उस लकड़ी के बोर्ड के बारे में भूल ही गई थी जो कि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पर वो निकाला था। तब एकदम से ही मेरी नज़र उसके ऊपर गई और मैंने उसे देखना शुरू कर दिया। दरअसल उस पर कुछ लिखा हुआ था बट काफ़ी ज़्यादा मिटा हुआ सा था, क्योंकि आखिरकार था तो एक लकड़ी का बोर्ड। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक ग्रेवस्टोन बोर्ड था और उस पर एक नाम लिखा हुआ था जिसे पढ़ने के बाद मेरी रूह कांप गई। उसके ऊपर जॉर्ज लिखा था और उसके थोड़ा नीचे एक बड़ा सा पैराग्राफ भी था जो कि अब लगभग मिट गया था, लेकिन उसकी सबसे नीचे की लाइन वो मैं अब भी देख पा रही थी, जिसमें लिखा हुआ था, जब तक उसे अपना सर नहीं मिलेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही मैंने वो चीज़ देखी मैंने फ़ौरन अपने हस्बैंड के हाथों उस चीज़ को उसी जगह पर रखवा दिया जहाँ से उन्होंने उस चीज़ को निकाला था।
3 दिन बाद ही हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया और वहाँ से वापस शिफ्ट हो गए। पर उसके बाद भी अगले काफ़ी समय तक मेरे बड़े बेटे को उस जगह से रिलेटेड बुरे सपने लगातार आते रहते। कुछ साल बाद तो एक अजीब सी चीज़ हुई कि वो उस बारे में बिल्कुल भूल गया था और मुझे भी लगा कि शायद अब वो भूल गया है इस बारे में। बट अब इतने सालों बाद एकदम से ही उसने मुझे उस इंसिडेंट्स के बारे में कुछ सवाल करना शुरू कर दिए और ये देखकर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। उस जगह पर गए हुए भी हमें काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैं अब एक बार उस जगह पर जाकर देखने की सोची और तब मुझे पता लगा कि अब वो घर वहाँ पर था ही नहीं, वहाँ पर उसे तोड़ दिया गया था। मैं अब बस ये सोचती हूँ कि क्या कभी जॉर्ज को अपना सर मिला होगा।